5 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बना पा रही बीजेपी। ऐसा माना जा रहा था कि अप्रैल के आखिर में बीजेपी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और इसके जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के चलते शायद इसमें कुछ और वक्त लगेगा। बीजेपी का संविधान कहता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए ये जरूरी है कि आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाना चाहिए। कुल 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में बीजेपी के नए अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में अभी भी पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई है। इसी बीच बीजेपी के तमाम राज्यों की इकाइयां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा के आयोजन में जुटी हुई हैं। बीजेपी के सूत्रों ने माना है कि कई राज्य इकाइयों में आपसी झगड़ों की वजह से प्रदेश अध्यक्ष का चयन लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या है मामला? बेहद अहम राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व दुविधा की स्थिति में है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता है और इसे नकारा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर कई प्रभावशाली नेता, जिनमें से ज्यादातर ओबीसी वर्ग से हैं, वो शीर्ष स्तर पर बदलाव की मांग कर रहे हैं और इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग को निराश करने का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में ये तबका बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ ओबीसी कार्ड का इस्तेमाल किया था और इससे पार्टी को नुकसान हुआ था। शीर्ष नेताओं के गले की फांस संजय जोशी। कभी प्रधानमंत्री ने जिस संजय जोशी को भाजपा से किनारे लगवा दिया था, उनसे कभी उनकी इच्छा बनती थी। हालांकि दोनों के बीच मनमुटाव भी कम पुराना नहीं है। बता दें कि दोनों के बीच टकराव की नींव करीब 17 साल पहले ही पड़ गई थी। साल 1989 से 90 में संजय जोशी को आरएसएस ने गुजरात भेजा। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें संगठन मंत्री के पद से नवाजा। मोदी संगठन महामंत्री के पद पर 2 साल से काम कर रहे थे। दोनों ने मिलकर पार्टी को मजबूत करने में कोई गुरगुसर नहीं छोड़ी। नतीजा रहा कि भाजपा ने साल 1995 में गुजरात में पहली बार सरकार बनाई, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात आई तो दूसरे ही नेताओं के नाम सामने आए। कौन है संजय जोशी? संजय जोशी 80 के दशक में नितिन गडकरी के साथ नागपुर में संघ के माध्यम से देश की सेवा में आए। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। नागपुर के रहने वाले संजय जोशी की भाजपा में बड़ी शुरुआत गुजरात से हुई। गुजरात में 13 बरस तक रहकर उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। संजय जोशी सबसे अधिक चर्चा में आए 2005 में। उनकी एक फर्जी सीडी बाजार में आई। इस सीडी में उन्हें कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया। इसके बाद पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन सीडी फर्जी साबित हुई और जोशी की पार्टी में वापसी हुई। संघ जिस तरह से बीजेपी नेताओं को ताकीद दे रहा है, उससे ये तो तय है कि इस बार जो भी बीजेपी का अध्यक्ष होगा वो संघ की पसंद का ही होगा। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर एक बार अपने भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताकर भविष्य का संकेत दिया है। आकाश आनंद चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मायावती ने अपने बाद आकाश आनंद को ये ओहदा दिया है, जबकि बुआ भतीजे आकाश को 2 बार पद से हटा चुके हैं। पिछली दफा तो पार्टी से ही बाहर कर रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि आकाश आनंद से बेहद खफा हुई मायावती को अचानक उन पर इतना भरोसा कैसे हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मायावती के पास आकाश आनंद के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो पार्टी को जीवित कर सके, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस हथियाने की कोशिश कर रही है। इन्हें रोकने के लिए बसपा में कोई और नेता नहीं है जो इन मुद्दों को उठाए और दूर होते जा रहे वोटरों को वापस ला सके। इसलिए बार बार गलतियों के बावजूद आकाश को मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। मायावती ने आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इनमें समाजवादी पार्टी का पीडीए और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता पर रोक लगाना और दलितों को अपने पक्ष में करना मुख्य काम होगा। आकाश आनंद के सियासी सफर में उतार चढ़ाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को 3 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के अहम पद से हटा दिया था। यह दूसरी बार था जब उन्हें यह जिम्मेदारी वापस ली गई थी। अगले दिन 4 मार्च को आकाश को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप लगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। आकाश आनंद पर अपने ससुर के साथ साठगांठ का आरोप था।
अब आकाश आनंद को युवाओं के बीच तालमेल बैठाने और बसपा का गिरता जनाधार वापस लाने की जिम्मेदारी। बसपा में कब क्या होता है, कब बनता है, कब बिगड़ जाता है, ये सब जब जानते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी में सब निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार कार्यक्रम चलते रहते हैं। संगठन की अपना प्रोसेस है, वो एक कार्य योजना बनती है, उसके तहत जनता के बीच जाने का, निरंतर संपर्क और संवाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बसपा अपनी जाने पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रहती है और निरंतर अभियानों के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता से जुड़ाव जितना भारतीय जनता पार्टी का है, इतना शायद किसी पार्टी का नहीं होगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं के चलते जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्यार दे रही है और आने वाले पंचायत चुनावों में। आपको बता दें कि पार्टी मामलों में चलाने के लिए मायावती ने 3 वरिष्ठ नेताओं रामजी गौतम, रणधीर सिंह बेनीवाल और राजाराम को उस समय राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर पदोन्नत किया था। हालांकि 13 अप्रैल को मायावती के सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने के बाद आकाश आनंद को पार्टी में बहाल कर दिया। इसके बाद राजनीतिक दलों में आकाश आनंद को लेकर हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने अभी तक 8.5 वर्ष में बीजेपी की बी टीम के रूप में उन्होंने काम किया है। और अभी पिछले वर्ष जब आनंद नाराज जी जब बोले तो उनको पार्टी से पद मुक्त कर दिया गया। अब दिल्ली का दबाव है, तो दिल्ली के दबाव के कारण उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर से नियुक्त किया गया है। तो इसके मतलब कि दिल्ली के इशारे पे बहनें चल रही हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता समझ चुकी है। प्रदेश की जनता और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा किए हुए हैं और पीडीए का जो नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो दिया है वो कामयाब नारा है। पहले तो आकाश को संगठन में तत्काल कोई पद नहीं दिया गया। बुआ मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अच्छे संबंध स्थापित करने को कहा, जिससे संकेत मिलने लगा था कि आकाश को बीएसपी में किसी बड़े पद पर बहाल किया जाएगा। अब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद आकाश आनंद को दे दिया है। इसका मतलब यह भी है कि आकाश पार्टी में दूसरे नंबर की स्थिति में वापस आ गए हैं और उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। कहा जा सकता है कि आकाश आनंद को यूपी की राजनीति में युवा चेहरे के रूप में पेश की तैयारी। बसपा लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार रही है और उसका जनाधार कम हो रहा है, लेकिन मायावती ने पार्टी पर अपनी मजबूत बनाए हुए है। आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन भतीजे आकाश आनंद का दोबारा अहम जिम्मेदारी सौंपकर अन्य राजनीतिक दलों को भी चौंका दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए वाला नारा बसपा के लिए बड़ी चुनौती है। पहले तो ये तय हो जाए कि कितने दिन आकाश आनंद अपने पद पे बने रहेंगे, क्योंकि जो पुराना इतिहास ये है कि मायावती जी पद देती हैं और फिर थोड़े दिन में छीन लेती हैं और हर बात को नए कारण बताती हैं। तो पहले तो ये तय हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो आदरणीय बहन जी जब से सत्ता से बाहर हुई हैं तब से कभी ज़मीन पर उनका संघर्ष दिखा नहीं है। दलितों के मुद्दे हों या ना हों, वो ट्विटर पे ट्वीट कर देना और कभी कभी प्रेस के सामने आकर अपना एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ देना, यही रहा है। तो आज का जो दलित है वो ये देखता है कि भाई कौन हमारे लिए सड़क पर लड़ रहा है, कौन हमारे लिए पेन ले रहा है, कौन हमको हक दिलाने की बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय बहन जी ऐसा कुछ कर रही हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ना है जो भी हो रहा है वहां पर। राजनीति में युवा चेहरे की एक अलग ही पहचान होती है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम दल युवा चेहरे पर ही दांव खेलते हैं। इस करके यूपी की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2017 में यह देखने को मिला, लेकिन उस समय 2 युवा चेहरों को यूपी की जनता ने पसंद नहीं किया। बसपा की खासकर रणनीति 2 दलित वोट बैंक है, उसको वापस अपने पाले में लाना बड़ी चुनौती है। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जहाँ तक जो आपने कहा दलित वोट बैंक के लिए मारामारी मची हुई है, चूंकि बसपा कमजोर हुई है और वो वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, उसको सब लोग हथियाना चाहते हैं। मूल बात ये है।
दूसरी जो आपने बात कही कि आकाश आनंद को उन्होंने लॉन्च किया है, इधर पंचायत चुनाव हैं, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, ये सारी चीज़ों की तैयारियां राजनीतिक दल कर रहे हैं और दलित वोट बैंक पर सभी लोगों की निगाहें भी लगी हुई हैं, ये बात सही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत जल्द यूपी में एक बड़ी बैठक करने वाली है। वो आगामी पंचायत चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। फिलहाल बसपा का गिरता जनाधार खासकर दलित वोट को समेटना आकाश का सबसे बड़ा सियासी कौशल होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की वापसी पार्टी में तो करा दी और वहीं उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी दे दिया। अब ये पता चल रहा है कि आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बसपा का जो कोर वोटर है, जो कांग्रेस, बीजेपी, सपा की तरफ छिटका हुआ है, क्या ये आकाश आनंद उस वोट को अपने पार्टी में वापस करा पाएंगे या युवा चेहरे के रूप में क्या जिस तरह से अन्य पार्टियां दलित वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं उसको करने में सफल हो पाएंगे? ये राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोक सेवक की अपनी हैसियत और अपनी जिम्मेदारी भी बड़ी है। हालांकि आमतौर पर जिम्मेदारों के बजाय रुतबे और हैसियत पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन कुछ लोक सेवक ऐसे भी हैं जो जिद और जुनून के स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ऐसे ही अधिकारियों में गिने जा रहे हैं। आजकल वो काम के मामले में फुल फॉर्म में हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह डॉक्टर के समय पे न पहुंचने का मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी होना लाजमी है। ये लापरवाही है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर रोगियों के लिए जो समय पर चिकित्सा देखभाल पर निर्भर है। वहीं कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि डीएम सुबह सुबह काशीराम हॉस्पिटल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कृष्णा नगर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद निरीक्षण में डॉक्टर सहित कर्मचारी गैर हाजिर मिले और कई खामियां मिली, जिस पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का पारा हाई हो गया। बहरहाल कार्रवाई के साथ ही उन्होंने हिदायत दी। कृष्णा नगर वरुण पीसी का निरीक्षण भी किया गया है प्रातः 9:10 पे और डॉक्टर निशा गांधी वो एब्सेंट हैं। अन्य एक डॉक्टर है, उनकी मेला ऑफ बताया गया है। 8 स्टाफ में से सिर्फ एक लालसा राय जी हैं स्टाफ में, 7 लोग नहीं आए अभी 9:15 बजे तक। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ भी डॉक्टर जो हमारी निशा गांधी जी हैं, उन्होंने आज की तारीख में 6 पेशेंट बिना आए देख लिए हैं और रजिस्टर में एंट्री 23 मई में उनके दिखा दी है, विच इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ फ्रॉड, जिसको रिपोर्ट करके शासन से इनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी जेपी सिंह बिरहाना रोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। यहां भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 एएनएम यानी सहायक नर्सिंग मिडवाइफ गैर हाजिर मिले। आज ये मैक रॉबर्ट्स अस्पताल है जो कानपुर नगर, उसका निरीक्षण किया गया है। इसमें जो हमारी 3 एएनएम थी उसमें से
जो 2 बजे स्कूल बंद भी हो जाते हैं उसके बाद में से भी वो नहीं लौटी। फोन पे बात करने पे 2 लोग लौट पाए, एक अभी भी नहीं लौटी हैं। तो एब्सेंटिज्म का इशू है। दूसरा जो शासन का जो पॉलिसी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो रजिस्टर का फॉर्मेट है, उसमें जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं और जो पेशेंट ई संजीवनी में आते हैं, दोनों का एक कॉमन एंट्री सिस्टम है। परंतु रजिस्टर होते हुए भी पुराने सिस्टम में ही ई संजीवनी में लिख रहे हैं और उसमें एक ये भी कमी है कि पुराने रजिस्टर के फॉर्मेट में कुछ कॉलम नहीं थे, जैसे उपयोगी कॉलम, मोबाइल नंबर वगैरह, जिससे वेरिफिकेशन होता है। तो ये सुविधा होते हुए भी उसका भी उपयोग नहीं कर रहे। उसके लिए फार्मासिस्ट हैं और जो प्रभारी मिस्टर अशोक हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर के रूप में 68 साल की उम्र में देख रहे हैं, उनके विषय में। और इसमें सीएमओ का सुपरविजन क्या है और एडिशनल जो सीएमओ हमारे अर्बन के हैं, व्हाट ही और शी इज सुपरवाइजिंग, ये जरूर जांच का विषय है। आपको बता दें कि कानपुर में शासन की योजनाओं को धरातल में लागू करवाने के तहत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक, जिला विद्यालय निरीक्षक माध्यमिक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय माध्यमिक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान उप शिक्षा निदेशक राजू राणा गैर हाजिर पाए गए। जिलाधिकारी ने उनसे फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अभी कार्यालय के रास्ते पर हैं। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय राजीव कुमार यादव भी अनुपस्थित थे। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के जो कार्यालय है, यहाँ पे हमारे संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और DIS 1 और 2 का कार्यालय है यहाँ पे चुन्नीगंज में, उसी का निरीक्षण किया गया है। उसके क्रम में जो विशेष रूप से हमारे जो JD हैं वो स्वयं उपस्थित है, मनोज द्विवेदी जी, उनके कार्यालय से 1-2 लिपिक अनुपस्थित हैं। जो DIS हमारे सेकंड है राजीव कुमार यादव, वो एब्सेंट हैं, उनके काफी कर्मचारी अनुपस्थित हैं। DIS साहब के भी काफी कर्मचारी अनुपस्थित हैं और DIS 2 है मिस्टर राजीव कुमार यादव, वो भी अनुपस्थित है। उप निदेशक जो हैं मिस्टर राजू राणा करके, वो भी अनुपस्थित हैं। उन्होंने किसी ट्रेनिंग का बहाना बनाया, परंतु वहां भी नहीं पहुंचे और यहाँ भी नहीं पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि होली की छुट्टियों का खुमार इनका अभी तक उतरा नहीं है। इसके क्रम में इनके वेतन रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है और करीब 1 दर्जन कर्मचारी जो अनुपस्थित हैं 10:30 बजे सुबह तक, उनके विषय में भी आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सूबे का स्वास्थ्य महकमा ये दावा करता है कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन जो हकीकत है वो इसके विपरीत है। कानपुर के कई सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों में इलाज कराने के लिए सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन डॉक्टर और कर्मचारी अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। वक्त की अपनी हैसियत और अपनी जिम्मेदारी भी बड़ी है। हालांकि आमतौर पर जिम्मेदारों के बजाय रुतबे और हैसियत पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन कुछ लोग सेवक ऐसे भी हैं जो जिद और जुनून के स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। कानपुर के DM जितेंद्र प्रताप सिंह ऐसे ही अधिकारियों में गिने जा रहे हैं। आजकल वो काम के मामले में फुल फॉर्म में हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह डॉक्टर के समय पर न पहुंचने का मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी होना लाजमी है। ये लापरवाही है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर रोगियों के लिए जो समय पर चिकित्सा देखभाल पर निर्भर है। वहीं कानपुर DM जितेंद्र प्रताप सिंह का एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि DM सुबह सुबह काशीराम हॉस्पिटल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कृष्णा नगर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद निरीक्षण में डॉक्टर सहित कर्मचारी गैर हाजिर मिले और कई खामियां मिली, जिस पर DM जितेंद्र प्रताप सिंह का पारा हाई हो गया। बहरहाल कार्रवाई के साथ ही उन्होंने हिदायत दी। कृष्णा नगर वरुण PCA का निरीक्षण भी किया गया है प्रातः 9:10 पे और डॉक्टर निशा गांधी वो एब्सेंट हैं। अन्य एक डॉक्टर है, उनकी मेला ऑफ बताया गया है। 8 स्टाफ में से सिर्फ एक लालसा राय जी हैं स्टाफ में, 7 लोग नहीं आए अभी 9:15 बजे तक। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ भी डॉक्टर जो हमारी निशा गांधी जी हैं, उन्होंने आज की तारीख में 6 पेशेंट बिना आए देख लिए हैं और रजिस्टर में एंट्री 23 मई में उनके दिखा दी है, विच इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ फ्रॉड, जिसको रिपोर्ट करके शासन से इनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी JP सिंह बिरहाना रोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। यहां भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 ANM यानी सहायक नर्सिंग मिडवाइफ गैर हाजिर मिले।
आज ये मैक रॉबर्ट्स अस्पताल है जो कानपुर नगर, उसका निरीक्षण किया गया है। इसमें जो हमारी 3 एएनएम थी उसमें से जो 2 बजे स्कूल बंद भी हो जाते हैं उसके बाद में से भी वो नहीं लौटी थी। फिर फोन पे बात करने पे 2 लोग लौट पाए, एक अभी भी नहीं लौटी हैं। तो एब्सेंटिज्म का इशू है। दूसरा जो शासन का जो पॉलिसी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो रजिस्टर का फॉर्मेट है, उसमें जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं और जो पेशेंट ई संजीवनी में आते हैं, दोनों का एक कॉमन एंट्री सिस्टम है। परंतु रजिस्टर होते हुए भी पुराने सिस्टम में ही ई संजीवनी में लिख रहे हैं। और उसमें एक ये भी कमी है कि पुराने रजिस्टर के फॉर्मेट में कुछ कॉलम नहीं थे, जैसे उपयोगी कॉलम, मोबाइल नंबर वगैरह, जिससे वेरिफिकेशन होता है। तो ये सुविधा होते हुए भी उसका भी उपयोग नहीं कर, उसके लिए फार्मासिस्ट हैं और जो प्रभारी मिस्टर अशोक हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर के रूप में 68 साल की उम्र में देख रहे हैं, उनके विषय में। और इसमें सीएमओ का सुपरविजन क्या है और एडिशनल जो सीएमओ हमारे अर्बन के हैं, व्हाट ही और शी इज सुपरवाइजिंग, ये जरूर जांच का विषय है। आपको बता दें कि कानपुर में शासन की योजनाओं को धरातल में लागू करवाने के तहत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक, जिला विद्यालय निरीक्षक माध्यमिक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय माध्यमिक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान उप शिक्षा निदेशक राजू राणा गैर हाजिर पाए गए। जिलाधिकारी ने उनसे फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अभी कार्यालय के रास्ते पर हैं। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय राजीव कुमार यादव भी अनुपस्थित थे। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के जो कार्यालय है, यहाँ पे हमारे संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और DIS 1 और 2 का कार्यालय है यहाँ पे चुन्नीगंज में, उसी का निरीक्षण किया गया है। उसके क्रम में जो विशेष रूप से हमारे जो जेडी हैं वो स्वयं उपस्थित है, मनोज द्विवेदी जी, उनके कार्यालय से 1-2 लिपिक उपस्थित हैं। जो DIS हमारे सेकंड है राजीव कुमार यादव, वो एब्सेंट हैं, उनके काफी कर्मचारी अनुपस्थित हैं। DIS साहब के भी काफी कर्मचारी अनुपस्थित हैं और DIS 2 है मिस्टर राजीव कुमार यादव, वो भी अनुपस्थित है। उप निदेशक जो है मिस्टर राजू राणा करके, वो भी अनुपस्थित हैं। उन्होंने किसी ट्रेनिंग का बहाना बनाया है, परंतु वहां भी नहीं पहुंचे और यहाँ भी नहीं पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि होली की छुट्टियों का खुमार इनका अभी तक उतरा नहीं है। इसके क्रम में इनके वेतन रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है और करीब 1 दर्जन कर्मचारी जो अनुपस्थित हैं 10:30 बजे सुबह तक, उनके विषय में भी आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सूबे का स्वास्थ्य महकमा ये दावा करता है कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन जो हकीकत है वो इसके विपरीत है। कानपुर के कई सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों में इलाज कराने के लिए सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन डॉक्टर और कर्मचारी अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।